उसकी आंखों के सामने सड़क पार कर रहा एक आदमी गाड़ी से टकरा गया और सीधा चोई के पैरों के नीचे आ गिरा। चोई ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस बेचारे आदमी ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से चोई को इतना गहरा सदमा लगा कि इंटरव्यू में वो आसान से सवालों का जवाब भी नहीं दे सका और सीधी सी बात है कि उसे नौकरी भी नहीं मिली। फिर अगले 7 साल तक चोई काम ही ढूंढता रहा। उसने कभी मजदूरी, कभी वेटर बना और कभी टैक्सी चलाकर अपना जैसे तैसे कर्ज चुकाया। उधर उसके दोस्तों ने अच्छी अच्छी नौकरियां करके परिवार तक बसा लिए। इधर हजारों रेज्यूमे भेजने के बाद भी चोई को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन उसे उसी कंपनी में दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जहां वो 7 साल पहले गया था। जब मैनेजर ने देखा कि वो इतने साल से लगातार अलग अलग छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा है, तो वो चोई की लगन से काफी प्रभावित हुआ। ये देखकर एक बार फिर चोई की उम्मीद जाग गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसे खबर मिली कि जिस कंपनी में उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो तो ठप हो गई है और उसका सारा पैसा डूब गया। ये सुनकर वो गुस्से से भर गया और सीधा इन्वेस्टर के घर जाकर गुस्से में उसका दरवाजा तोड़ने लगा। तभी पड़ोसियों ने उस पर पुलिस बुलवा दी। बेचारे चोई की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। अब चोई हताश होकर अपनी मंगेतर जेनी के घर गया तो उसने देखा कि वो किसी दूसरे आदमी की महंगी गाड़ी से उतर रही थी। जब जेनी ने चोई को देखा तो उसने चोई की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन चोई ने उससे नाराज होकर कहा कि वो उसे भूल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेनी अपनी जिंदगी एक नाकाम इंसान के साथ बिताए। फिर जब चोई वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा सामान दरवाजे के बाहर पड़ा था। असल में मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से उसे घर से निकाल दिया था। फिर अगली सुबह चोई को उसी कंपनी का मैसेज आया कि वो नौकरी के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इस बात से तो चोई बेचारा पागल ही हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो सीधा उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और सोचने लगा कि जिस दिन से वो आदमी उसके हाथों में मरा है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। अब चोई के मन में मौत का भी कोई डर नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चारों ओर अंधेरा छा गया। होश में आने के बाद चोई ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उसने देखा कि वो एक एयरप्लेन में बैठा हुआ था। फिर उसने मॉनिटर पर देखा कि ये चेहरा उसका नहीं था, बल्कि वो किसी और के शरीर में आ गया था। तभी एक लड़की उसके सामने आई और उसका आखिरी खत पढ़ने लगी। उसने कहा कि चोई अब मर चुका है, लेकिन उसका ये मानना था कि मर जाने से इंसान के हिस्से का दर्द खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद वो चोई को एक ऐसी जगह ले गई जहाँ वो असल में तकलीफ महसूस कर सके। इस वक्त वो दोनों एक ऊंचे टावर पर थे, जहाँ नीचे से दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसने बताया कि वो मौत की देवी है और वो चोई को अपनी मौत का फैसला खुद करने के जुर्म में सजा देने आई है। इसके बाद उसने चोई को नीचे फेंक दिया और वो सीधा वहशी जानवरों से भरे एक दलदल में जा गिरा। चोई ने चीखते हुए इन राक्षसों का सामना किया और अचानक से वो वापस एयरप्लेन के कैबिन में पहुंच गया। फिर मौत की देवी हेल ने कहा कि अब सजा के तौर पर उसे 12 लोगों के जिस्म में जाकर 12 बार मरना होगा। अगर वो नर्क से बचना चाहता है तो उसे इन 12 मौकों में से किसी एक में जिंदा बचने की कोशिश करनी होगी। इससे पहले कि चोई कुछ कहता, हेल गायब हो गई। तभी अचानक प्लेन का इंजन बुरी तरह हिलने लगा तो चोई ने डर के मारे लाइफ जैकेट पहन ली, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे समझाया कि ये सिर्फ टर्बुलेंस है। खैर जल्द ही सब कुछ ठीक हो गया। चोई प्लेन में घूमा तो उसे इतनी महंगी चीजें देखकर काफी हैरानी हुई। तभी अचानक एक चमकती हुई चीज उसके सामने आई जो उस शख्स की यादों और काबिलियत से भरी हुई थी, जिसके जिस्म में वो अब जी रहा है। तब चोई को पता चला कि जिस कंपनी में वो इतने सालों से नौकरी करना चाहता था, अब वो उसी कंपनी के मालिक के दूसरे बेटे के शरीर में है। उसने सोचा अब तो वो अपनी जिंदगी इस दौलत के साथ आराम से गुजार सकता है, इसीलिए उसने ऐसे ही जीने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक प्लेन का इंजन फट गया। चोई ने अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट लगाई, मगर अचानक प्लेन में जबरदस्त धमाका हुआ और चोई आग में झुलसकर मारा गया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो चोई के रूप में एक चमकदार दरवाजे के सामने बैठा था, जो सीधा नर्क की तरफ जाता था। वहीं मौत की देवी हेल एक टेबल पर बैठकर एक बंदूक में गोलियां लोड कर रही थी, जिसकी मदद से वो उसे बार बार मार कर दूसरे जिस्म में भेजती। मगर चोई को इस खेल के रूल्स ही समझ नहीं आ रहे थे। उसने कहा कि अगर वो हर बार भयानक मौत ही मरने वाला है तो वो जिंदा कैसे बचेगा। मगर हेल ने कहा कि ये तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। फिर वो चोई को नर्क की सैर पर ले गई, जहाँ चारों ओर धधकती आग जल रही थी और हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें। फिर हेल ने कहा कि उसकी गलती यही है कि इससे पहले मौत उस तक पहुंचती वो खुद ही मौत के पास पहुंच गया, इसीलिए अब सजा तो भुगतनी होगी। फिर हेल ने उसे गोली मार दी और अचानक चोई ने देखा कि वो आसमान से नीचे गिर रहा था। तभी वो चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा तो उसे पता चला कि वो बेहद खतरनाक स्टंट्स करने वाले एक आदमी के शरीर में आ गया था। इस वक्त वो बिना पैराशूट के आसमान से कूदने का स्टंट कर रहा था, जिसे दुनिया भर के लोग देख रहे थे। अगर वो जिंदा बच गया तो उसके स्पॉन्सर उसे ढेर सारा पैसा देंगे। उस आदमी की काबिलियत पाकर चोई को लगा कि शायद वो ये स्टंट कर सकता है, लेकिन वो नेट में गिरने की बजाय कहीं दूर जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी आंख खुली तो वो फिर नर्क के दरवाजे पर था। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पास अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं था। हवा में तो पैदा हुआ हूं मैं। चोई ने कहा कि उसकी असल जिंदगी में उसने दुख के अलावा और कुछ नहीं देखा। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ, उसे कभी ढंग की नौकरी नहीं मिली और तो और उसने अपनी मंगेतर को भी खो दिया।
मगर हेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से चॉय पर बंदूक चला दी। इस बार चॉय एक स्कूल के लड़के के शरीर में था। उसने देखा कि एक लड़का उसी स्टंट परफॉर्मर की वीडियो देखकर उसकी मौत पर हंस रहा था। अभी चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा तो पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कुछ शैतान बच्चे रोज उसे परेशान करते हैं। एक दिन पिटने के बाद वो इतना हताश हो गया कि उसने कुछ गलत कर लिया। अब चॉय उसकी मौत से पहले उसके शरीर में आ गया था। उसने सोचा कि अगर वो इस बार बच गया तो उसे नर्क में नहीं जाना पड़ेगा और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। लेकिन तभी जेम्स नाम के एक लड़के ने उसे फिर परेशान करना शुरू कर दिया। तब चॉय ने गुस्से में कुर्सी उठाकर उसे सबक सिखाना चाहा, पर जेम्स के साथियों ने उस पर हमला कर दिया और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाद में चॉय ने सोचा कि बचने के लिए उसे किसी ताकतवर लड़के का सहारा लेना होगा। खैर, जब वो घर पहुंचा तो गरीबी की हालत देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। जब वो उस लड़के की माँ के साथ खाना खा रहा था तो वो अपनी माँ की मजबूरियां याद करके रोने लगा। फिर शाम को उसे जेम्स का मैसेज आया जो उसे परेशान करके पैसे मांग रहा था। खैर, अगले दिन वो जेम्स के एक साथी से मिला तो उसने बताया कि जेम्स 11वीं क्लास के एक ताकतवर लड़के का दोस्त है और उसके दम पर ही वो सबको परेशान करता है। फिर लंच के दौरान जेम्स ने फिर चॉय को परेशान किया तो चॉय ने सबके सामने उसके सर पर नूडल्स गिरा दी। जेम्स ने गुस्से में अपने साथी को चॉय पर हमला करने को कहा, मगर उसने तो साफ इनकार कर दिया। असल में चॉय ने ही उसे बीच में आने से मना किया था, क्योंकि अब वो सब कुछ खुद करने वाला था। उधर जेम्स 11वीं क्लास के लीडर टॉम से मदद मांगने गया तो टॉम अपनी गैंग के साथ चॉय को सबक सिखाने पहुंचा। लेकिन चॉय को देखते ही वो हैरान रह गया कि क्या जेम्स एक छोटे से लड़के से अकेला नहीं निपट सकता। इस पर जेम्स शर्मिंदा हो गया। जब टॉम ने चॉय पर हमला करने की कोशिश की तो वही जेम्स का साथी चॉय की मदद करने आगे आया। वही मामला खत्म हो गया और फिर चॉय ने ताकतवर बनने के लिए हर रोज कसरत शुरू कर दी। लेकिन जेम्स को उसके दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया था कि पिद्दू से लड़के से पिट गया तू। और एक शाम उसे अकेला देखकर जेम्स ने एक पत्थर से उस पर हमला किया और उसकी जान ले ली। एक बार फिर चॉय की आंख नर्क के दरवाजे पर खुली और अचानक उसके सर में गोली लगी। इस बार वो फिर एक नए शरीर में पहुंचा जहां वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सर पर कपड़ा था। उसके आसपास मौजूद गुंडे उस पर अत्याचार करते हुए लड़की और पैसों का ठिकाना पूछ रहे थे। जैसे ही वो चॉय को हथौड़े से मारने वाले थे तो अचानक चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा। चॉय को पता चला कि इस बार वो एक सीरियल किलर के शरीर में था जिसे अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया था। उस लड़की ने भागने में उसकी मदद मांगी तो चॉय ने बॉस के $10 मिलियन चुरा कर लड़की को दिए और उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। लेकिन जल्द ही बॉस ने उसे धर दबोचा। खैर, चॉय ने जोर लगाकर खुद को आजाद किया और फिर बत्तियां बुझाकर सभी गुंडों की छुट्टी कर दी। फिर चॉय ने बॉस का चुराया हुआ पैसा ढूंढने का फैसला किया जिससे वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। उसने दरवाजा खोला तो वो एक चलते ट्रक के अंदर था। अब वो एक मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला और कई गुंडों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। उन्होंने एक पुल पर उसे घेर लिया, मगर चॉय बड़ी चालाकी से उनके चंगुल से भाग निकला। मगर फिर भी कुछ गुंडे उसके पीछे आ गए तो वो सीधा एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और वहां से एक पूल में जा कूदा। बॉस ने उसे तुरंत पकड़ने का हुक्म दिया। इधर चॉय भागकर समुद्र किनारे पहुंचा तो बॉस की गर्लफ्रेंड ने आकर उसे गले लगा लिया। जब चॉय ने उसे बताया कि सारे पैसे गुब्बारों वाली बोट पर हैं, तो अचानक लड़की ने उसे गोली मार दी। एक बार फिर से चॉय नर्क की चौखट पर गिरा हुआ था और हेल उस पर हंस रही थी। लेकिन चॉय भी इतना बेवकूफ नहीं था। असल में उसने लड़की को पैसों का असली पता बताया ही नहीं था और अब वो अगली जिंदगी में पैसे ढूंढेगा। इसके बाद वो एक जेल के कैदी के शरीर में आया जहां उसके साथियों ने उसे संभल कर रहने को कहा, क्योंकि एक सरफिरा हत्यारा उसके रिहा होने के 4 दिन पहले ही उसे मार डालेगा। तभी वो सिरफिरा कमरे में आया तो चॉय ने देखा कि ये तो जेम्स था, वही लड़का जो उसे क्लास में परेशान करता था। उसे देखते ही चॉय गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जेम्स पर हमला कर दिया। खैर, उसके साथियों ने उसे रोका, तभी चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा। चॉय को पता चला कि इस वक्त वो ऐसे लड़के के शरीर में था जो MMA फाइटर बनने के सपने देखा करता था, मगर उसकी माँ के सर पर बहुत ज्यादा कर्ज था जिसे चुकाने के लिए वो किसी अमीर ज़ादे का जुर्म अपने सर पर लेने को तैयार हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी, इसीलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई। इसके बाद जब असली गुनहगार का वकील उससे मिलने आया तो उसने पूरी दुनिया को सच बताने की धमकी दी। इस तरह उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ और पैसे मांगे। इधर जेल में अब चॉय ने जेम्स से कहा कि वो उसकी असलियत अब सबके सामने लाकर रहेगा, क्योंकि चॉय जानता था कि जेम्स कोई सिरफिरा नहीं बल्कि बच्चों को मारने वाला एक बुज़दिल है। फिर एक दिन वर्कशॉप में काम करते हुए एक हादसा हो गया जिसके बाद गार्ड्स जख्मी कैदी को उठा ले गए। इधर कुछ गुंडों ने चॉय को घेर लिया और अचानक उस पर जानलेवा हमला कर दिया, मगर चॉय भी इस वक्त एक MMA फाइटर के शरीर में था और उसने एक एक गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। फिर रात को वो जेम्स के पास पहुंचा और उसे सजा देने के लिए उसने मरे हुए लोगों की आत्मा अपने शरीर में लाने का नाटक किया। अब जेम्स ने स्कूल में जिस लड़के की हत्या की थी वो चॉय के शरीर में उसके सामने खड़ा था। उसने कहा कि वो जेम्स का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही जेम्स को डर के मारे दौरे पड़ने लगे। आखिरकार चॉय की रिहाई का दिन आ गया और चॉय की मुलाकात असली गुनहगार के वकील से हुई। वकील ने उसे और पैसे देने की कोशिश की, मगर चॉय ने इनकार करके कहा कि अब वो अपनी जिंदगी खुद बनाएगा।
इसके बाद वो उसी समुद्र किनारे पहुंचा और उसने वही $10 मिलियन ढूंढ निकाले जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में छुपाए थे। वो पैसे लेकर अपने घर पहुंचा और आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगा। खैर रात को उसे अपनी माँ का सपना आया और वो रोते रोते जाग उठा। फिर उसे MMA फाइटर की माँ का फोन आया और उसने उनसे मिलने का वादा किया। उसने पैसे आधे आधे करके 2 बैग्स में भरे, एक MMA फाइटर की माँ के लिए और एक बैग उसने स्टेशन के लॉकर में छुपा दिया। अब वो उस इलाके में पहुंचा जहाँ वो फाइटर रहता था, मगर अचानक किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। जॉय को समझ नहीं आया कि उस पर यह हमला किसने किया। तब उस आदमी ने बताया कि वो उसी लड़की का बाप है जिसे उसने गाड़ी से उड़ा दिया था। तब जॉय ने उनसे माफी मांगी और सच बताया कि असली गुनहगार कोई और है, उसने तो बस चंद पैसों के लिए ये जुर्म अपने सर लिया था। ये सुनकर वो आदमी घबरा कर वहाँ से भाग गया। तभी अचानक उस फाइटर का जेल का दोस्त वहाँ पहुंचा, मगर तभी उसने खुलासा किया कि वो तो जॉय को मारने के मकसद से ही जेल गया था। अब उसे ढूंढकर वो काफी खुश था क्योंकि उसे मारने पर अब इनाम भी मिलेगा। उसने एक ही झटके में जॉय के पेट में चाकू घोंप कर उसे मार डाला। तभी जॉय का फोन बजा और उस पर फाइटर की माँ का फोन आ रहा था। अब एक बार फिर वो हेल के सामने आ गया, मगर वो अपनी माँ को याद करके रोने लगा। हेल ने कहा कि वो इस बार भी नाकामयाब रहा, मगर जॉय ने कहा कि वो अगले शरीर में जाना चाहता है। हेल ने उस पर बंदूक चला दी और अब वो एक जवान लड़के के शरीर में था। वो ट्रेन स्टेशन से थोड़ी ही दूर था और दौड़कर स्टोरेज रूम में गया और तुरंत पैसों का बैग निकाल लिया। तभी अचानक उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी और चमकता पत्थर उसकी बुद्धि में घुस गया। उसे समझ आया कि अब वो एक मॉडल के शरीर में आ गया था। खैर फिर जॉय घर पहुंचा तो वहाँ की शानो शौकत देखकर हैरान रह गया। तब उसके दोस्त का फोन आया जो उसे पार्टी के लिए बुला रहा था। पार्टी में जाकर जॉय को एहसास हुआ कि उसे बहुत जल्दी शराब का नशा हो जाता है। तभी उसी कंपनी का CEO वहाँ आ गया जिस कंपनी में वो जॉय बनकर इतने सालों से नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। जॉय ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर जल्द ही वो नशे से बेहोश हो गया। अगली सुबह उसके बड़े भाई ने उसे उठाया तो उसकी आंख खुली। तब पता चला कि वो दोनों मिलकर एक कैफे चलाते हैं और आज उसके भाई के जाने के बाद उसे ही सारा काम संभालना था। आज वो वेटर का काम कर रहा था कि उसी वक्त जेनी उस कैफे में आई। जब वो जॉय के रूप में जिंदा था तो जेनी उसकी मंगेतर थी। उसे देखकर जॉय की धड़कनें बढ़ने लगी और उसे अपना प्यार याद आया। उसे याद आया कि कैसे वो पहली बार जेनी से मिला था। उस दिन जेनी की किताब के पन्ने उड़ गए थे तो जॉय ने उसकी मदद की थी। फिर उसे याद आया कि कैसे उसने जेनी को आगे बढ़ जाने को कहा था, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक नंबर का निठल्ला था। जब जॉय के भाई ने देखा कि जॉय जेनी को देखकर घबरा गया था तो उसने जॉय को बताया कि जेनी एक मशहूर राइटर है। जॉय ने तुरंत गूगल पर देखा कि जेनी के नॉवल को हाल ही में पुरस्कार मिला था। ये नॉवल उसके एक प्रेमी की कहानी के ऊपर था। जॉय ने तुरंत वो किताब ढूंढकर पढ़ी तो उसे समझ आया कि जेनी ने ये किताब जॉय और उसके साथ बिताए हसीन पलों के बारे में लिखी थी। जॉय ने उसे कहा कि वो उसे मरते दम तक प्यार करेगा और कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर जब वो कैफे में था तो उसे याद आया कि उसने जेनी की किताब पूरी होने पर उसे एक फाउंटेन पेन देने का वादा किया था। फिर जॉय ने शाम को ही पेन खरीदा और उसे जेनी के नाम लिखवाया, मगर उसने जेनी को वो पेन दिया नहीं। इसके बाद जॉय ने उसी आदमी को देखा जो उस दिन जेनी को घर छोड़ने आया था। वो अपने परिवार के साथ था और उसने जेनी को अपनी बहन बताया। ये सुनकर जॉय को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। फिर अगले दिन जॉय जेनी के लिए खास चाय लेकर उससे मिलने गया। उसने कहा कि वो उसकी नई किताब के लिए उसे एक कहानी सुनाना चाहता है। फिर उसने एक आदमी की कहानी सुनाई जो एक के बाद एक अलग अलग शरीर में जाकर मौत का सामना कर रहा था। उसने सब कुछ इतनी बारीकी से बताया कि जेनी उससे बेहद प्रभावित हुई। जेनी ने उससे इस शख्स का नाम पूछा, मगर जॉय ने बात बदलते हुए उससे उसका ऑटोग्राफ मांगा। तभी उसने देखा कि जेनी वही फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर रही थी। असल में ये पेन उसे जॉय की माँ ने दिया था। उस दिन के बाद जॉय जेनी से हर रोज मिलने लगा और उसे हीरो के हर दिन की कहानी सुनाने लगा। जेनी ये देखकर हैरान थी कि यह सब कुछ एकदम असली लग रहा था। फिर एक दिन बारिश हो रही थी तो जॉय ने जेनी को एक लाल छाता तोहफे में दिया। इसके बाद वो कैफे में लौटा तो एक वेट्रेस से कांच का ग्लास टूट गया। तब जॉय ने कांच साफ करने में उसकी मदद की तो उसके हाथ में चोट लग गई। तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी और रेस्टोरेंट में मौजूद लोग बाहर हुए हादसे की बात करने लगे। जॉय उसी पल बाहर दौड़ा और वहाँ लाल छाता टूटा देखकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि हादसे में जेनी को कुछ हो गया, मगर जेनी तो सही सलामत उस पार खड़ी थी। जॉय की हालत देखकर वो उसके पास आई और उसके हाथ पर मरहम पट्टी की। उसे एहसास हुआ कि जॉय को लगा कि उसका कोई करीबी हादसे में चला गया। जेनी ये सब समझ सकती थी क्योंकि जॉय की मौत के बाद उसका भी यही हाल हुआ था। अब जेनी ने जाते समय कहा कि वो फिर से उससे नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी कहानी उसे उसके प्रेमी की याद दिलाती है। कुछ देर बाद वो जॉय की कब्र पर गई और उसकी तस्वीर के सामने उसे याद करके रोने लगी। इधर जॉय दूर से ही उसे देख रहा था। उसके जाने के बाद वो खुद वहाँ गया और उसे अपनी असली माँ दिखाई दी। जब उसने उन्हें रोते हुए देखा तो वो खुद भी बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगा और उनसे माफी की भीख मांगने लगा। बाद में उसने अपनी माँ को जॉय का दोस्त बनकर एक खत लिखा और उसे पैसों से भरे बैग में रखकर अपनी माँ के घर छोड़ाया। फिर अगले दिन वो जेनी से मिला तो उसे आगे की कहानी सुनाई। उसे सुनकर जेनी बेहद खुश थी और फिर जॉय उसे घर छोड़ने गया। रास्ते में जेनी ने कहा कि वो दुआ करेगी कि हीरो की कहानी का अंत अच्छा हो। तब उसे याद आया कि जब जॉय वेटर हुआ करता था तो जेनी ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि जॉय एक वेटर है क्योंकि उसकी नजरों में जॉय की मेहनत सबसे बढ़कर थी। लेकिन जॉय तो यही सोचता रहा कि जेनी उसकी मौत से उभर जाएगी। खैर अब जॉय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जेनी से तहे दिल से जाकर माफी मांगी। उसने कहा कि उसने हमेशा जेनी से ही प्यार किया है। फिर उसने जेनी को सब कुछ सच बता दिया कि वही असली जॉय है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक कहानी नहीं बल्कि सच है। उसने वादा किया कि अब वो जेनी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ खड़ी हुई।
उसमें उसी कंपनी का मालिक था जिसमें चॉय ने इंटरव्यू दिया था। और तब चॉय को एहसास हुआ कि जितनी बार भी वो अलग अलग शरीर में आया, वो इस आदमी से किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। जब एयरप्लेन हादसा हुआ तो शायद उसमें इस आदमी का हाथ था। इस बार उसने जेनी पर गाड़ी चढ़ा दी और फिर चॉय को भी बेरहमी से मार डाला। कुछ ही समय में पुलिस ने वहां हुए हादसे के सारे सबूत मिटा दिए और इधर चॉय की आंख खुली तो वो फिर से नर्क के दरवाजे पर था। वो समझ गया कि हर बार उसके जिंदा ना बचने के पीछे उसी गाड़ी वाले आदमी का हाथ था। उसने गुस्से में आकर उसकी जान लेने की कसम खाई और फिर दौड़कर मौत की देवी हेल पर भी गोली चला दी। इसी के साथ ऐसी और मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें।